PSY 631 Psychological Testing and Measurements. Lesson number 23 Item Analysis. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइटम एनालिसिस क्या होता है। आइटम एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम टेस्ट के अंदर मौजूद आइटम सेलेक्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम आइटम की डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटेड पावर की बिना पर किया जाता है, यानी उसकी इम्तियाजी ताकत या चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने की एबिलिटी की बुनियाद पर किया जाता है। चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आइटम एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फाइनल आइटम को सिलेक्ट करने, आइटम डिफ़िकल्टी लेवल को फाइंड करने, कैपेबल एंड लेस कैपेबल आइटम को एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करने, पहले से मौजूद आइटम्स के अंदर मॉडिफिकेशन करने और इजी टू डिफ़िकल्ट आइटम की सूरत में फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आइटम एनालिसिस किया जाता है। अब हम चैप्टर नंबर 23 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के चैप्टर में हम देखेंगे आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, आइटम करैक्टरिस्टिक कर्व, क्रॉस वैलिडेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ टेस्ट। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को हम आइटम करैक्टरिस्टिक कर्व थ्योरी एंड लेटेंट ट्रेट थ्योरी भी कहते हैं। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी is an approach that takes into consideration the possibility of answering right or wrong each individual item in a test. बेसिकली आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी एक अप्रोच है जो कि हमें हर इंडिविजुअल टेस्ट आइटम के बारे में बताती है कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो टेस्ट टेकर है वो उसका राइट आंसर देगा या रॉन्ग आंसर देगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच आइटम इज़ प्लॉटेड ग्राफिकली, यानी हर आइटम के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हम ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करेंगे। This approach is also known as item response theory or IRT. It is also known as item characteristic curve theory and latent trait theory. जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को IRT भी कहते हैं, आइटम characteristic curve theory and latent trait theory भी कहते हैं। The graph containing information about the item is called the item characteristic curve. ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आइटम्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उस ग्राफ को हम आइटम करैक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग द आइटम ऑफ द टेस्ट कैन बी बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। टेस्ट के आइटम के बारे में जो हम डिसीजन लेते हैं कि ये आइटम वैलिड है या नहीं है, इसको हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए टेस्ट में, वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है। इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं या हम आइटम को रिजेक्ट करते हैं। आइटम डिफ़िकल्टी एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑल्सो, यानी आइटम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कितना ज़्यादा चीज़ों के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फ़र्क कर रहा है, इसको भी हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। आइटम करैक्टरिस्टिक कर्व आर द ग्राफ्स that represent these characteristics of a test. So, item characteristics curve एक ऐसा ग्राफ है जिसमें तमाम ये वाली इंफॉर्मेशन मौजूद होती है ग्राफ के बारे में। The horizontal axis represents the ability being tested, यानी जिस एबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने आइटम बनाए हैं और टेस्ट जिस एबिलिटी को फाइंड कर रहा है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। वर्टिकल एक्सिस contains the probability, correct responses or the proportion of examiners responding correctly to the item. सो बेसिकली जो वर्टिकल एक्सिस है वो सही जवाबात का इम्कान बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो आइटम हैं उनके आंसर्स ठीक आएंगे, जो हम लोग एबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं उसको ही वो आइटम फाइंड कर रहे हैं और करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इन द वर्ड ऑफ कैप्लिन एंड स्क्यूजो 2001, it is a graph prepared as part of the process of item analysis.
One graph is prepared for each item and shows the total test score on the x-axis and the proportion of test takers passing the item on y-axis. सो यहाँ पे कैप्लिन ये कह रहे हैं जो एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टोटल टेस्ट स्कोर्स बता रही है और वो टोटल टेस्ट स्कोर्स इस बारे में बता रही है कि जो टेस्ट के लिए हमने आइटम्स चूज़ किए हैं वो वाकई में ही उस एबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जबकि वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन में करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो ये चीज़ बता रही है कि कितनी प्रोपोर्शन है टेस्ट टेकर्स की जो कि आइटम को पास करे हैं। अब हम दोबारा से उनकी जो डेफिनेशन है उस पर नज़र डाल लेते हैं। वो कहते हैं कि ग्राफ जो बनाया जाता है वो एक हिस्सा है प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस का। एक ग्राफ जो बनाया जाता है वो ईच आइटम के लिए होता है, यानी हर आइटम के लिए अलग से ग्राफ बनाया जाता है। तो मेन बात यह है कि जो आइटम करेक्टरिस्टिक कर्व है वो हर इंडिविजुअल आइटम के बारे में ये बताती है कि कितनी जो शरह है लोगों की वो आइटम को जो है वो पास कर रहे हैं और टोटल टेस्ट के स्कोर्स क्या आ रहे हैं। सो हमें हर इंडिविजुअल आइटम के बारे में पता लग रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो आइटम वैलिड है टेस्ट के लिए, एबिलिटी फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा जो फाइंड करने के लिए बनाया गया है, या वो उस आइटम को रिप्लेस किया जाए या मॉडिफाई किया जाए। The shape or slope of the graph or curve indicates whether the item is a good one or not. ग्राफ की शक्ल, उसकी स्लोप, उसकी कर्व मंदरजा झैल चीज़ों को जाहिर करती है। नंबर 1 ये कि क्या आइटम अच्छा है या नहीं है। How far does it discriminate high scorers from a low scorers? इस चीज़ को शो करती है कि जो हमारा आइटम है वो किस हद तक लो स्कोरर्स और हाई स्कोरर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, फ़र्क कर रहा है। अ स्टीप स्लोप इंडिकेट्स दैट द टेस्ट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द टू ग्रुप्स। स्टीप स्लोप की मैंने आपको एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर दिखा दी है। सो स्टीप स्लोप इस चीज़ को इंडिकेट करती है जो हमारा टेस्ट है उसका जो आइटम है वो दो ग्रुप्स यानी हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स के दरमियान फ़र्क कर रहा है। स्कोर्स ऑफ हाईली डिस्क्रिमिनेटिंग टेस्ट विल येल्ड अ वेरी स्टीप स्लोप। अगर ग्राफ की जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगी तो वो इस चीज़ को शो कर रही है कि जो हमारे स्कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, फ़र्क कर रहे हैं लो स्कोरर्स के दरमियान और हाई स्कोरर्स के दरमियान। अब हम बात करते हैं गुड आइटम के बारे में या पॉजिटिव स्लोप के बारे में। अ गुड आइटम हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। एक गुड आइटम जो होता है उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, the proportion of high scorers responding correctly is higher than the proportion of low scorers. जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं वो लोग जो हाई स्कोरर्स हैं उनका सही जवाब देने की प्रोपोर्शन उन लोगों की निस्बत जो लो स्कोरर्स हैं ज़्यादा है। मोर ऑफ द लो स्कोरर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली। ज़्यादातर वो लोग जो लो स्कोरर्स थे उन्होंने इस आइटम में आंसर करेक्ट नहीं दिया। इट कैन बी सेड दैट द आइटम दैट yielded सच अ कर्व इज़ अ गुड आइटम। सो हम ये कह सकते हैं कि जो आइटम इस तरह की कर्व रखता हो उसको हम गुड आइटम कहेंगे, यानी कि जो हाई स्कोरर्स हैं उन्होंने ज़्यादा सही जवाब दिए हों बनिस्बत उन लोगों के जो लो स्कोरर्स हैं, तो वो एक गुड आइटम है। और ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आइटम वाकई में ही अच्छा आइटम है जो कि उसी एबिलिटी को फाइंड कर रहा है जिस एबिलिटी को फाइंड करने के लिए बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव स्लोप या बैड और पुअर आइटम्स क्या होते हैं। अ नेगेटिव स्लोप लाइक द फॉलोइंग वन और अ सिमिलर वन इन द सेम डायरेक्शन मीन्स दैट द आइटम इज़ नॉट अ गुड वन। जिस तरह का ग्राफ यहाँ स्लाइड में दिखाया गया है, अगर इस तरह का या इससे मिलता जुलता ग्राफ होगा और इस तरह की मिलती जुलती स्लोप होगी तो वो आइटम गुड आइटम नहीं होगा। द आइटम डज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू ग्रुप्स, हाई स्कोरर्स एंड लो स्कोरर्स, बट इन द ऑपोजिट वे।
यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आइटम तो स्टिल दो ग्रुप्स के दरमियान, हाई और लो स्कोरर्स के दरमियान फ़र्क कर रहा है, लेकिन मुखालिफ सिमत में। वी डू नॉट एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ना ही हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन यानी फ़र्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ही हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और फ़र्क को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतवक्का हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। द ग्राफ इंडिकेट्स दैट more of the low scorers did the item correctly than the high scorers. यहाँ पे ऑपोजिट काम ये हुआ कि जो लोग लो स्कोरर्स थे उन्होंने ज़्यादा अच्छे से करेक्ट आंसर्स दिए बनिस्बत उन लोगों के जो लोग हाई स्कोरर्स थे. दिस मीन्स that the probability of answering the item correctly is higher for the low scorers rather than the high scorers. इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लो स्कोरर्स हैं उनकी सही जवाब देने की प्रोबेबिलिटी हाई स्कोरर्स की निस्बत ज़्यादा होगी. दिस देयरफॉर इज़ अ बैड और पुअर आइटम दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड. इसी वजह से ये आइटम जो है वो बुरा या पुअर आइटम है, इसको रिमूव करने की या इसके मुतबादल किसी और आइटम को लेके आने की ज़रूरत है. अब हम एक और टाइप का बैड आइटम देख लेते हैं. मेजॉरिटी ऑफ neither the top scorers nor the low scorers do the item correctly. यहाँ ये बात की गई है कि अक्सरियत हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स ने करेक्ट आंसर ही नहीं दिया. It is the middle moderate scores who attain the maximum proportion of correct responses. और वो लोग जो मिडिल स्कोरर्स थे या मॉडरेट स्कोरर्स थे जिनके ना लो स्कोर थे ना ही हाई स्कोर्स थे, उन्होंने ज़्यादातर करेक्ट आंसर्स दिए हैं. सो दिस टाइप ऑफ आइटम इज़ ऑल्सो बैड. सो इस वजह से ये वाला टाइप का आइटम जो है वो भी बैड है. सो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि जो हाई स्कोरर्स हैं उनके स्कोर्स आइटम में हाई आए तो वो गुड आइटम है. अगर उनके स्कोर्स लो आए और लो स्कोरर्स के स्कोर्स हाई आए तो वो बैड आइटम है. और अगर लो स्कोरर्स और हाई स्कोरर्स दोनों के स्कोर्स लो आए लेकिन मॉडरेट स्कोरर्स के स्कोर्स जो हैं वो हाई आए तो वो भी बैड आइटम है. अब हम बात करते हैं क्रॉस वैलिडेशन की. जब हम कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उसको रीचेक करते हैं कि जो हमने आइटम चूज़ किया है वो ठीक है, वो वैलिड है कि नहीं है, वो वाकई में ही उस एबिलिटी को फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा. और इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन. द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट वी नो मे बी डिटरमिन्ड फ्रॉम अ सैम्पल दैट वी यूज्ड फॉर द आइटम सिलेक्शन. यहाँ ये बात की गई है कि जो सैम्पल था जो हम लोगों ने आइटम सिलेक्शन के लिए यूज़ किया था उसके थ्रू हम लोग जो है वो टेस्ट की वैलिडिटी को जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. However, in order to have a better estimate of the validity of test, the entire test needs to be validated on different samples as well. लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि टेस्ट की हम वैलिडिटी को बढ़ा दें और टेस्ट के रिज़ल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट आएँ तो हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट सैम्पल के ऊपर टेस्ट को अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट देखेंगे. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रॉस वैलिडेशन और इस प्रोसेस को हम क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं. द टर्म क्रॉस वैलिडेशन रेफर्स टू अ रीवैलिडेशन ऑफ अ टेस्ट. यानी हम दोबारा से टेस्ट को जो है रीवैलिडेट करेंगे, दोबारा से हम चेक करेंगे आइटम्स को, दोबारा से जो है इसकी देखेंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी है. On a sample of test takers other than the ones on whom test performance was originally found to be valid predictor of some criterion. हम उन लोगों की निस्बत जिनके ऊपर हमने पहले टेस्ट अप्लाई किया था और उनको जो है वो हमने एक वैलिड प्रेडिक्टर के तौर पर यूज़ किया था हमारे टेस्ट की वैलिडिटी के लिए, उसकी निस्बत किसी और ग्रुप के लोगों को जो है हम चूज़ करेंगे और वहाँ पे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना एक्यूरेट रिज़ल्ट आ रहा है और फिर पता लगेगा कि एक आइटम कितना ज़्यादा वैलिड है और कितना ज़्यादा उसी एबिलिटी को फाइंड कर रहा है जिस एबिलिटी को फाइंड करने के लिए बनाया गया था. द रिग्रेशन इक्वेशन इज़ यूज्ड to predict performance in sample of test taker who are different from the one on whom the test was validated. Regression equation क्या होती है? ये एक statistical model है जिसके थ्रू हम लोग डिटर्मिन करते हैं रिलेशनशिप को.
यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमने पहले सैंपल के ऊपर टेस्ट किया था और उसका जो रिज़ल्ट आया था, और अब हमने एक नए सैंपल के ऊपर जब टेस्ट करना है उसका रिज़ल्ट जो आया है, क्या वो एक दूसरे से मिलता जुलता है और क्या वाकई में वैलिड आइटम है कि नहीं है। तो इस चीज़ को जो है हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। If validity of a test is computed from the original sample used for sample selection, then there are chances that the validity index will be higher than the one expected to be obtained from a new or different sample of test takers. अगर तो हम क्रॉस वैलिडेशन जो है या वैलिडिटी जो है टेस्ट की ओरिजिनल सैंपल में से ही सैंपल लेकर, यानी जो पहले लोग इस्तेमाल किए थे उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर उनके ऊपर टेस्ट दोबारा से अप्लाई करके और रिज़ल्ट को देखकर हासिल करते हैं, तो जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा आएगी बनिस्बत अगर हम न्यू सैंपल ले रहे हैं, डिफरेंट लोग ले रहे हैं और उनसे जो है हम उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उनकी निस्बत जो है इनकी वैलिडिटी की शरह जो है वो ज़्यादा होगी। बट अगर हम लोग न्यू और डिफरेंट सैंपल के ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और वैलिडिटी फाइंड कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, क्रॉस वैलिडिटी के अंदर हमें एक टर्म देखने में नज़र आती है जिसको हम श्रिंकेज कहते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द वैलिडिटी विल श्रिंक इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ पे ये बात की गई है कि ये चीज़ हम सोच सकते हैं, ये मतवक्को है कि जो वैलिडिटी थी जो टेस्ट की कि कितना ज़्यादा टेस्ट अच्छा और वैलिड टेस्ट था, वो कम हो सकती है जब हम इसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे। The amount of decrease in the strength of the relationship from the original sample to the sample with which the equation is used is known as shrinkage. कैप्लन एंड स्कूजो ये कहते हैं कि जो टेस्ट की वैलिडिटी की स्ट्रेंथ है उसमें ओरिजिनल सैंपल की निस्बत जब हम सैंपल न्यू तरह से लेते हैं तो जो कमी आती है वैलिडिटी में उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। द साइज ऑफ ओरिजिनल आइटम पूल, यानी जो हम लोगों ने जब ओरिजिनली टेस्ट लिया था उस वक़्त हमारा साइज़ क्या था सैंपल लेने का, वो चीज़ भी वैलिडिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट आइटम रिटेन्ड, यानी जो टेस्ट आइटम का तनासुब है या प्रोपोर्शन है वो क्या बरकरार है। एंड थर्ड, सैम्पल साइज़। मेन इस टॉपिक में ये बताया गया है कि टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ताकि टेस्ट की वैलिडिटी को देखा जाए। अगर टेस्ट ओरिजिनल सैंपल पर इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट की वैलिडिटी ज़्यादा होगी, जबकि दूसरे सैंपल से आने वाली वैलिडिटी कम होती है। क्रॉस वैलिडेशन के लिए पहले यूज़ किए गए सैंपल से सिमिलर सैंपल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा श्रिंकेज में कुछ वेरिएबल्स असरअंदाज होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल, साइज़ ऑफ आइटम पूल, प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट आइटम रिटेन्ड एंड सैंपल साइज़। यहाँ पे एक बात ये देखी गई है कि जो अगर हम सैंपल ओरिजिनल यूज़ कर रहे हैं उस वक्त सैंपल का साइज़ ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा लोगों को उसके अंदर शामिल कर लेते हैं, तो जो बाद में आने वाली वेरिएशन है वो कम हो जाती है। अगर हम बाद में किसी और सैंपल के ऊपर टेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो जो वैलिडिटी के अंदर श्रिंकेज होती है वो कम हो जाती है और ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं आता पहले वाले सैंपल के अंदर और बाद वाले सैंपल के अंदर। यहाँ पे इस बात को इस तरह से कहा गया कि हाई वैलिडिटी कोफिशिएंट कैन बी एक्सपेक्टेड इफ़ द ओरिजिनल आइटम पूल वाज लार्ज व्हाइल द प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन्ड आइटम इज स्मॉल। The size of cross-validation sample also affects shrinkage. Greater validity shrink may be expected if similar sample are used. High validity coefficient तब आएगी जब original item pool जो है वो large होगा, जबकि retained item pool small होगा। इसके अलावा क्रॉस वैलिडेशन में सैंपल जो हम लेते हैं उसका साइज़ भी श्रिंकेज के ऊपर इफेक्ट करता है। ज़्यादा श्रिंकेज तब होगी जब हम स्मॉल सैंपल्स लेंगे। Qualitative analysis. Qualitative analysis of a test may also be conducted along with quantitative analysis. यानी जब हम लोग टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है। After test administration is over, the test takers may be asked questions about various aspects of the test. जब टेस्ट टेकर टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी जो टेस्ट अप्लाई करने वाला शख्स है वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट के बारे में
क्वेश्चंस करता है टेस्ट टेकर से। These questions can be asked and answered orally or in writing। कि ये जो questions होते हैं वो एग्जामिनर जो है वो orally यानी बोल के भी पूछ सकता है और written form में भी पूछ सकता है। Different formats can be adopted for this purpose: interview, discussion, etc। यानी सवालात के लिए डिफरेंट तरीके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ामिनर जो है वो टेस्ट देने वाले से इंटरव्यू कर सकता है, उसके साथ डिस्कशंस कर सकता है टेस्ट से रिलेटेड। द रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्सेज कैन बी ग्रेट हेल्प इन इम्प्रूविंग द इंडिविजुअल टेस्ट आइटम, टेस्ट फॉर्मेट एंड द इंटायर टेस्ट इटसेल्फ। जो टेस्ट देने वाला पर्सन है उसके साथ जब एग्ज़ामिनर या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो जब डिस्कशन करता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी टेस्ट के आइटम को बनाने के लिए, टेस्ट के फॉर्मेट के लिए या पूरे टेस्ट के लिए या मुस्तकबिल में आने वाले टेस्ट के लिए। कोहेन एंड स्वर्डलिक 1999 हैव पिनपॉइंट सम एरियाज दैट मे बी एक्सप्लोर्ड। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी से मुराद है कि जो हमारा टेस्ट इस्तेमाल किया गया है किसी ख़ास कल्चर को प्रमोट तो नहीं कर रहा या किसी कल्चर को जो है वो डिग्रेड तो नहीं कर रहा या उसके एस्पेक्ट्स को ही तो नहीं सिर्फ लेके चल रहा। सेकंड है फेस वैलिडिटी। जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है क्या ये टेस्ट उसी चीज़ को मैयर कर रहा है। थर्ड, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि उसका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि जो टेस्ट टेकर होता है उसका बिहेवियर टेस्ट देने वाले पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है टेस्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, यानी जिस जगह पे टेस्ट दिया जा रहा था वहाँ का माहौल कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, वहाँ पे कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं थी जिसकी वजह से टेस्ट देने में डिस्टर्बेंस हो रही हो, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट कंफर्टेबल था। नेक्स्ट, टेस्ट फेयरनेस के बारे में बात की जाती है कि क्या टेस्ट आपके ख़्याल में फ़ेयर था या इसमें कोई ट्रिक तो नहीं ऐसी यूज़ की गई कि जिसकी वजह से टेस्ट देने वाला बंदा हमेशा फ़ेल ही हो जाए या किसी एक ही तबके के लिए लोग जो हैं इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकें लेकिन आम लोग अटैम्प्ट ना कर सकते हों। नेक्स्ट है टेस्ट लैंग्वेज। क्या टेस्ट में ऐसी वोकेबलरी या ऐसी ज़ुबान तो नहीं इस्तेमाल की गई जो कि आपके कल्चर के अकॉर्डिंग ना हो या आपके लेवल के अकॉर्डिंग ना हो। टेस्ट लेंथ, यानी क्या टेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं था। लंबा टेस्ट हो तो टेस्ट बोरिंग हो जाता है और क्लाइंट जो है उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाता। टेस्ट टेकर गैसिंग, क्या टेस्ट ऐसा तो नहीं बनाया गया था जिसमें एक तरह के ही सीक्वेंस में आंसर्स आ रहे हों, जैसे कि अगर ए फिर बी और फिर सी आंसर आ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ए बी और फिर सी आंसर करेक्ट हो। तो इस तरह से जो क्लाइंट है वो टेस्ट को जब अटैम्प्ट कर रहा होगा तो उसको गेस कर लेगा कि हमेशा सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो रहा है। तो इस तरह का टेस्ट तो नहीं था। टेस्ट टेकर मेंटल एंड फिज़िकल स्टेट, क्या टेस्ट टेकर जो था उस वक्त रिलैक्स था, एंशियस था, उसको कोई फ़िज़िकल बीमारी या मसला तो नहीं था। समटाइम इंसान को टेम्परेचर हुआ होता है तो वो अच्छे तरीके से टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा था, उसके सर में दर्द हो या कोई मसला हो तो आपने उससे मुतल्लिक भी क्वेश्चंस पूछने हैं। टेस्ट टेकर ओवरऑल इम्प्रेशन, कि टेस्ट टेकर का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट के बारे में, एग्ज़ामिनर के बारे में या टेस्ट के बारे में एक ओवरऑल व्यू क्या है। टेस्ट टेकर प्रेफरेंसेस, यानी टेस्ट टेकर किन चीज़ों को प्रेफर करता है। एंड लास्ट, टेस्ट टेकर प्रिपरेशन, कि टेस्ट देने वाला बंदा किस हद तक टेस्ट के लिए तैयार था। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए पहले से तैयारी नहीं की जाती, अगर पहले से तैयारी की जाए तो वो करेक्ट रिज़ल्ट नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी का आईक्यू टेस्ट जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं और अगर क्लाइंट पहले से तैयारी कराएगा तो वो एग्जैक्ट करेक्ट आईक्यू नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर कोई अचीवमेंट टेस्ट है उसके लिए पहले से तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि टेस्ट में जो है वो पर्सन एक्यूरेट रिज़ल्ट ले और उसकी अचीवमेंट का अंदाज़ा लग सके। रिव्यू ऑफ आइटम एनालिसिस, methods used
for assessing and evaluating characteristics of test items and the test itself. So basically item analysis review क्या है, इसमें हम टेस्ट को और टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स को इवेलुएट करते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट करते हैं और इसके लिए हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं। एक देखते हैं कि कितना ज़्यादा आइटम जो है वो डिफ़िकल्ट है और दूसरा हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा आइटम जो है वो हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, facility index. As mentioned earlier, item difficulty index is either in form of percentage or proportion of total number of test takers who attempted an item correctly. जैसे कि ये बात पहले मेंशन की गई है कि आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोपोर्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स की बात की जाती है जिन्होंने जो है करेक्टली आइटम को अटैम्प्ट किया होता है। आइटम डिफ़िकल्टी इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर एवरी आइटम, यानी हर आइटम के लिए जो है वो उसकी डिफ़िकल्टी अलग तरह से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। आइटम डिफ़िकल्टी इज़ डिनोटेड बाय लोअर केस इटैलिसाइज्ड पी, यानी कि जो आइटम डिफ़िकल्टी है उसको इटैलिसाइज्ड पी की सूरत में जो है वो डिनोट किया जाता है या जाहिर किया जाता है। अ नंबर अटैच्ड एज सबस्क्रिप्ट टू दिस पी इंडिकेट्स द आइटम नंबर हुज डिफ़िकल्टी लेवल इज़ डिस्क्राइब्ड, यानी इस पी के साथ अगर कोई नंबर अटैच किया जा रहा हो तो वो उस आइटम का नंबर को शो कर रहा होता है जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल को बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल P1 इंडिकेट्स आइटम डिफ़िकल्टी ऑफ आइटम नंबर 1। मिसाल के तौर पर अगर टेस्ट में आइटम नंबर 1 जो मतलब पहला क्वेश्चन है उसकी डिफ़िकल्टी को बताया जा रहा है तो P1 करके उसको इंडिकेट किया जाएगा। P2 इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम नंबर 2 एंड सो ऑन। जैसे P2 है तो वो आइटम नंबर 2 की डिफ़िकल्टी को शो कर रहा है। ऑन ओकेजन्स यू मे कम अक्रॉस द टर्म facility index rather than difficulty index. That refers to the percentage of responses to correct choices. Both terms refer the same procedure. हाँ, वो ये बात कर रहे हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्टी इंडेक्स की जगह फैसिलिटी इंडेक्स की टर्म देखने में नज़र आए जो कि परसेंटेज ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज या करेक्ट चॉइसेस को शो कर रही हो। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम प्रोसीजर को ही शो करती हैं। अब हम दूसरा पॉइंट जो कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अ टेस्ट इज पोज्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन दोज हु नो एंड दोज हु डू नॉट नो, दोज हु स्कोर हाई एंड दोज हु स्कोर लो, दोज हु हैव एक्वायर्ड अ स्किल एंड दोज हु हैव नॉट। सो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो टेस्ट की डिस्क्रिमिनेशन है वो ये चीज़ शो करती है कि ये टेस्ट इन चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकता है कि वो लोग जो सब कुछ जानते हैं और वो लोग जो कुछ नहीं जानते क्या वो डिफरेंट हैं, वो लोग जो हाई स्कोरर्स हैं और वो लोग जो लो स्कोरर्स हैं उनके स्कोर्स के दरमियान डिफरेंस को शो करें, वो लोग जिन्होंने कोई स्किल हासिल किया था और वो लोग जिन्होंने कोई स्किल हासिल नहीं किया और उसके बाद उन्होंने टेस्ट जो है वो यूज़ किया है उनके दरमियान कोई डिफरेंस है। अ टेस्ट विल नॉट बी अ गुड टेस्ट इफ़ द पीपल हु आर सपोज टू नो द करेक्ट आंसर फेल एंड दोज हु आर नॉट सपोज टू नो सक्सीड। हाँ, वही बात की गई है जो पहले की गई थी कि वो टेस्ट अच्छा टेस्ट आइटम नहीं है जहाँ पे वो लोग जिनको हम सोचते हैं कि इन्होंने कोई स्किल भी हासिल किया हुआ है और इनके करेक्ट आंसर आने चाहिए वो लोग फेल हो जाएं, और वो लोग जिन्होंने कोई स्किल हासिल नहीं किया या उनके करेक्ट आंसर्स की आने की शरह हमारी नज़र में कम हो लेकिन उनकी शरह ज़्यादा आए और वो लोग जो है टेस्ट देने में ज़्यादा अच्छे नंबर ले लें या ज़्यादा स्कोर्स ले लें तो वो अच्छा आइटम नहीं होगा और ऐसे आइटम्स पर मुश्तमिल टेस्ट जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं होगा। If some items are correctly answered by high scorers and some by low scorers, then something is wrong with the test. यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि हमें तब भी देखना है कि टेस्ट के अंदर कोई गलती है अगर कुछ जो हाई स्कोरर्स हैं वो ठीक आंसर्स कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो लो स्कोरर्स ठीक कर रहे हैं तो इस टेस्ट के अंदर कोई गड़बड़ है, वो भी गुड आइटम नहीं है। Every test has its discrimination power.
हर टेस्ट के अंदर उसकी जो फ़र्क करने वाली एबिलिटी है वो मौजूद होती है। टू सी इफ़ द टेस्ट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स, a certain percentage of the high and low achievers is taken. The discrepancy between their attempts to correct responses is calculated in term of percentage. अगर हम लोग टेस्ट की डिस्क्रिमिनेशन पावर को देखना चाह रहे हैं कि वो लो और हाई अचीवर्स के दरमियान जो है फ़र्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम लोग उसकी परसेंटेज निकालते हैं और जो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को सही तरीके से करने के दरमियान जो फ़र्क होता है लो और हाई स्कोरर्स के दरमियान, उस फ़र्क को जो है हम लोग परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग आइटम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ ये बताया गया कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को लोअर केस इटैलिसाइज के थ्रू जो है वो डिनोट किया जाता है। अब हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने इनमें किन किन चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने शुरू में देखा है कि आइटम एनालिसिस क्या होता है। हमने आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्रॉस वैलिडेशन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ टेस्ट देखा। रिव्यू ऑफ आइटम एनालिसिस, आइटम डिफ़िकल्टी इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ा।